सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अशोक कुमार मीणा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने बनाए हैं और उनमें से 120 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही कूट पर आधारित हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सही कूट पर आधारित सवाल हैं और उनके माध्यम से राजस्थान के इतिहास को हम पढ़ना चाह रहे हैं। उनको हल करके उनसे संबंधित जो पॉइंट हैं उन पे विस्तार से चर्चा करके राजस्थान के इतिहास को हम दोहराना चाह रहे हैं, राजस्थान के इतिहास को जानना चाह रहे हैं। उसके 2 पार्ट आप तक पहुंचा दिए गए हैं। ये तीसरा पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू हो रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें यह कहा गया है कि चित्तौड़ का तीसरा शाखा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और इसका पॉइंट नंबर 1 ये है, यह शाखा 1567-68 ईस्वी में अकबर द्वारा महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण करने पर हुआ था। महाराणा पर आक्रमण करने पर हुआ था। देखिए ये पॉइंट सही है, बिल्कुल अकबर ने आक्रमण किया था 1567-68 में किया था और उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? उदय सिंह। ये पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, इस शाखा में जयमल राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया, जैता व कुंपा ने अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो मित्रों ये गलत है। गलत क्यों है कि आपको यहाँ जैता और कुंपा दिखाई दे रहा है, जैता और कुंपा दिखाई दे रहा है। और आप सब जानते हो जैता और कुंपा मारवाड़ के राव मालदेव के सेनापति हुआ करते थे और हम यहाँ बात कर रहे हैं महाराणा उदय सिंह की। तो इसमें 2 नंबर गलत है। बाकी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, एक बार हम क्वेश्चन को हल कर लें। पॉइंट नंबर 3, इस शाखा में फूल कंवर के नेतृत्व में नारियों ने जौहर किया था। यह फूल कंवर जयमल राठौड़ की बहन और फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। यह पॉइंट भी सही है। पॉइंट नंबर 4, इस शाखा के बाद 25 फरवरी 1568 ईस्वी को मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। यह पॉइंट भी सही है कि जैसे ही चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ तो तीसरा शाखा के बाद 25 फरवरी 1568 ईस्वी को मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। ये पॉइंट भी सही है। अब हम लोग देखें, 1 नंबर सही है, 2 नंबर गलत है, 3 नंबर सही है, 4 नंबर सही है। तो हमारे पास में जो राइट ऑप्शन बनेगा वे क्या बनेगा? से। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का सीधा आंसर हुआ। अब मैं बात करता हूं विस्तार से कि इनकी कहानी क्या बनेगी। देखिए हम लोग बात करें कि हमारे पास में एक मेड़ता है, मेड़ता ये रहा, मेड़ता मिल गया। मेड़ता के बाद में हमारे पास में एक मालवा है, मालवा, मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है। मेड़ता का एक आदमी था, उनका नाम था जयमल राठौड़, जयमल राठौड़, जयमल राठौड़। और मालवा की हम बात करें तो मालवा का बाज बहादुर था, बाज बहादुर। हमारे पास 2 आदमी आ गए, एक कौन? जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ कहाँ का है? मेड़ता का। और दूसरा आदमी हमारे पास कौन आ गया? बाज बहादुर, कहाँ का है? मालवा का। ये दोनों आदमी, ये आदमी और ये दोनों के दोनों अकबर है, अकबर के शत्रु हैं। किसके शत्रु हैं? अकबर के। दोनों भागेंगे। मेड़ता पे आक्रमण करेगा तो जयमल राठौड़ भागेगा और मालवा पर आक्रमण करेगा तो बाज बहादुर भागेगा। और इन दोनों को जो शरण देगा
वे मेवाड़ के महाराणा देगा, और मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या है? उदय सिंह। कहाँ का महाराणा है? मेवाड़ का। और मेवाड़ के महाराणा कौन है? उदय सिंह। ये रहे मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने इनको शरण दे दी। बात समझ में आ गई कि मेड़ता का तो जयमल राठौड़ और मालवा का बाज बहादुर दोनों के दोनों अकबर के शत्रु हैं, और इन्हें शरण देगा मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह। इस कारण से अकबर है, अकबर मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। देखिए, आक्रमण और ही वजह हैं, क्योंकि चित्तौड़ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग था। आक्रमण साम्राज्य विस्तार की नीति भी का कारण भी था। लेकिन यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है वो ये दे रहा है कि मेड़ता का जयमल राठौड़ और मालवा का बाज बहादुर दोनों के दोनों अकबर के शत्रु हैं, वहाँ से भागेंगे। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह इनको शरण देगा, वापस नहीं लौटाएगा, तो अकबर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। और अकबर ये आक्रमण करेगा तो कब करेगा? 1567-68 ईस्वी में करेगा। क्लियर हुआ? आक्रमण कौन कर रहा है? अकबर कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मेवाड़ पे कर रहा है। महाराणा कौन है? उदय सिंह है। कब कर रहे हैं? 1567-68 में कर रहे हैं। एक नंबर पॉइंट समझ में आ गया, इसका मतलब सही है। पॉइंट नंबर 2 की हम लोग बात करें। इस शाखा में जयमल राठौड़, वीर कल्लाजी राठौड़, फत्ता सिसोदिया। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जैता और कुंपा को तो काट ही देंगे। जैता और कुंपा ये उदय सिंह के सेनापति नहीं है, ये तो मारवाड़ में, कहाँ? मारवाड़ का जो मालदेव है, मारवाड़ का राव मालदेव के सेनापति हैं। तो ये तो कट ही गए। अब हम लोग बात करेंगे जयमल राठौड़ की, वीर कल्लाजी राठौड़ की और फत्ता सिसोदिया की। यहाँ ये तीनों हैं, तीनों के तीनों चित्तौड़ की जो शाखा होगा, तीसरा शाखा, इस तीसरे शाखा में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। ये तीनों तो सही हैं, ये तीनों वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन जैता और कुंपा नहीं है, क्योंकि ये मारवाड़ के राव मालदेव के सेनापति हुआ करते थे। क्लियर हुआ? देखिए, अब आप 2 नंबर और 3 नंबर को एक साथ समझना। देखिए, हम लोग बात करें, हमारे पास में ये मेड़ता है, मेड़ता ये रहा। मेड़ता के हमारे पास में जयमल राठौड़ हैं, जयमल राठौड़ कहाँ के हैं? मेड़ता के। और इन्हें शरण देगा कौन? उदय सिंह। जयमल राठौड़ की एक बहन है उनकी, और बहन का नाम है फूल कंवर। क्या नाम है? फूल कंवर। किसकी बहन हुई? जयमल राठौड़ की। और फूल कंवर का जो विवाह हुआ, वे विवाह हुआ फत्ता सिसोदिया से। किससे हुआ? फत्ता सिसोदिया से। यानी फत्ता सिसोदिया से क्या हो गया? विवाह हो गया। क्लियर? समझ में आया? और जयमल राठौड़ का एक भतीजा होता था। कौन? भतीजा, और उनका नाम था वीर कल्लाजी राठौड़। वीर कल्लाजी राठौड़। अब देखिए, हमारे पास 3 आदमी आए। नंबर 1 की हम लोग बात करें तो हमारे पास में जयमल राठौड़ आ गया। क्लियर? जयमल राठौड़ का भतीजा है वीर कल्लाजी राठौड़ आ गया। और जयमल राठौड़ की जो बहन है वे क्या है? फूल कंवर। और फूल कंवर के जो पति देव हैं उनका नाम क्या है? फत्ता सिसोदिया। यानी जयमल राठौड़ की बहन है और फत्ता सिसोदिया की पत्नी है, उसका नाम क्या है? फूल कंवर। याद कैसे करेंगे? मेड़ता के जयमल राठौड़ के फूल को फत्ता सिसोदिया ले गया। मेरे दोस्तों, याद हो गया होगा। मेड़ता के जयमल राठौड़ के फूल को फत्ता सिसोदिया ले गया। तो इस शाखा में जो वीर गति को प्राप्त होंगे वे जयमल राठौड़, उनका भतीजा वीर कल्लाजी राठौड़ और उनका जीजा कौन? फत्ता सिसोदिया। तीनों वीर गति को प्राप्त होंगे। इनके नेतृत्व में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होगा, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह यहाँ से निकल गए थे। आप सब जानते हो कि इस शाखा में
नहीं मरेंगे उदय सिंह, क्योंकि उदय सिंह तो 1572 में मरेंगे। क्लियर। अब हमारे पास में पॉइंट नंबर 3 जो था उसमें यह था कि इसमें इस शाखा में फूल कंवर के नेतृत्व में, बिल्कुल राइट, फूल कंवर के नेतृत्व में नारियों ने क्या किया, जौहर किया। फूल कंवर जयमल राठौड़ की बहन, बिल्कुल राइट, कि जयमल राठौड़ का फूल था। पत्नी किसकी थी, फत्ता सिसोदिया की, कि फूल जयमल राठौड़ का था लेकिन फत्ता सिसोदिया ले गया था। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4 की हम चर्चा करें तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि जो साका हुआ है वे 1567-68 में हो रहा है, लेकिन आजकल प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के बदलते हुए युग को देखते हुए आप लोगों को ये यहाँ से अब काम चलने वाला नहीं है। आपको तारीख ध्यान रखनी पड़ेगी कि कितनी तारीख को अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार किया था। तो अधिकार करने वाली जो तिथि है वे क्या है, 25 फरवरी 1568 ईस्वी। तो आपका गलत केवल ये था, बाकी सब सही है। तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा से संबंधित ये पॉइंट था, ये क्वेश्चन था, आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो पॉइंट नंबर पहला जो हमने लिखा है यहां, उसको देखते हैं वे क्या कह रहा है। नंबर 1, महाराणा उदय सिंह का निधन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है कि मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का जो निधन हुआ है वे उदय सिंह का निधन 28 फरवरी 1572 को हुआ था। इन्होंने रानी धीरभाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो 1 नंबर सही है। नंबर 2, मेवाड़ के सरदारों ने चतुरता के साथ अखेराज के साथ मिलकर जगमाल को मेवाड़ की गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय संवत 1597 को महाराणा उदय सिंह की पत्नी जयवंताबाई के गर्भ से हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा प्रताप अपने पिता के साथ बचपन में भील बस्तियों में घूमा करता था। इन्हीं भीलों ने प्रताप को कीका कहा था। ये बात भी सही है। इसका मतलब चारों पॉइंट इसमें सही हैं। तो सही ऑप्शन क्या बनेगा, द। क्या बनेगा, द। अब हम लोग पूरी कहानी इसकी समझाता हूं, पूरी कहानी क्या बनेगी। देखिए, नंबर 1 पॉइंट की हम लोग बात करें तो बात इस प्रकार से रहेगी कि महाराणा उदय सिंह, किसकी बात कर रहे हैं, महाराणा उदय सिंह, ये रहे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो हम लोग यहाँ इनकी 2 पत्नियों की बात करेंगे। कितनी पत्नियों की बात करेंगे, 2 पत्नियों की हम बात करेंगे। नंबर 1, ये नंबर 1 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे नाम जो लिखा है मैंने, धीरबाई लिखा है, धीरबाई एक नाम ये हो गया। और दूसरी पत्नी की हम बात करें तो दूसरी पत्नी का नाम है जयवंताबाई, जयवंताबाई, ये जयवंताबाई हो गई। क्लियर। जयवंताबाई जो है वे पाली की राजकुमारी थी। कई जगह सिरोही मिलेगा, सिरोही नहीं, पाली के आखेराज, कौन, आखेराज सोनगरा, आखेराज सोनगरा। और आखेराज सोनगरा है, इनके पुत्र का नाम है मान सिंह सोनगरा।
मानसिंह सोनगरा। अब ध्यान देना, धीर भाई के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम है जगमाल। क्या नाम है मेरे दोस्तों? जगमाल। ये किसके पुत्र हैं? धीर भाई के। और हम बात करें जयवंत भाई के पुत्र हैं, उनका नाम है प्रताप, महाराणा प्रताप। इसका मतलब हमारे पास कितने पुत्र आ गए? 2 पुत्र। धीर भाई का पुत्र कौन है? जगमाल। और जयवंता बाई का पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। दोनों सौतेले भाई हैं, क्योंकि दोनों की मम्मी अलग अलग है लेकिन पापा एक है। और पापा कौन है? महाराणा उदय सिंह। अब उत्तराधिकारी ये कह रहा है कि जो उत्तराधिकारी बनेगा वे महाराणा प्रताप बनेगा। महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठना था, लेकिन महाराणा उदय सिंह ने जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, वे उत्तराधिकारी किसको घोषित किया? जगमाल को। किसको घोषित किया? जगमाल को। समझ में आ गया? अब देखें, जयवंता बाई कहाँ की रहने वाली थी? पाली की। और जयवंता बाई के पिता का नाम क्या था? आखेराज। और जयवंता बाई का भाई कौन था? मानसिंह। और जयवंता बाई का पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। तो अभी आप ही बताइए मुझे मेरे दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो ननिहाल हुआ, भाई महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए समझ लेना। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह, महाराणा प्रताप की मम्मी का नाम जयवंता बाई, जयवंता बाई का पीहर की बात करें पाली, तो महाराणा प्रताप का ननिहाल कहाँ हो गया? पाली में। महाराणा प्रताप के नाना कौन हो गए? अखेराज। और महाराणा प्रताप का मामा कौन हो गया? मानसिंह। फिर समझ लें आप लोग कि महाराणा उदय सिंह ने तब निधन हुआ तो अपने पत्नी धीरबाई के पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। दूसरी पत्नी की बात करें जयवंता बाई पाली की रहने वाली है, अखेराज सोनगरा की बेटी है, मानसिंह सोनगरा की बहन है, और इसके गर्भ से जो पुत्र हुआ उनका नाम क्या है? महाराणा प्रताप। क्लियर हुआ? अब आप समझिए, देखिए ये बात समझ में आ गई कि 28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ। अगली बात भी सही है कि इन्होंने रानी धीरबाई के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, ये बात भी सही है। दूसरी हम लोग बात करें कि मेवाड़ के सरदारों ने चतुरता के साथ आखेराज के साथ, आखेराज कौन था? आखेराज महाराणा प्रताप के नाना जी थे। कहाँ के थे? पाली के। आखेराज के साथ मिलकर जगमाल को मेवाड़ की गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को राजा बनाया था। इसको समझे क्या कह रहा है। देखिए, तब महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ 28 फरवरी। महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। तो ये गोगुंदा में थे। ये निधन कहाँ हुआ? गोगुंदा में। गोगुंदा में। जब गोगुंदा में दाह संस्कार हो रहा था, दाह संस्कार, तो सभी लोग यहाँ थे, लेकिन जो धीर भाई का पुत्र जगमाल था ये यहाँ नहीं था, ऐसा माना जाता है। जगमाल का पता किया तो जगमाल तो मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया था। इस बात को लेके वहां प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि जगमाल कहाँ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आखेराज जो कि महाराणा प्रताप के नाना जी थे, बहुत चतुरता के साथ इन्होंने काम किया और मेवाड़ के सरदारों को विश्वास में लेकर वहीं पे महाराणा प्रताप का राज्य तिलक करवाया गया। क्या करवाया गया? राज्य तिलक करवाया गया। एकदम क्लियर समझ में आ गया कि उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित किया, लेकिन आखेराज के नेतृत्व में सरदारों ने बड़ी चतुरता के साथ जगमाल को वहां से भगाया और इधर महाराणा प्रताप को राज्य तिलक किया, महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया। देखिए, अभी एक पॉइंट हमारे पास में आया है, जगमाल। इसे भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जगमाल समझ में आ गया, महाराणा प्रताप का सौतेले भाई
और उदय सिंह की पत्नी धीरबाई का पुत्र और जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये जगमाल क्या होगा? नाराज होगा। मेवाड़ से क्या हो गया? नाराज हो गया। नाराज हुआ तो ये कहाँ जाएगा? अकबर के पास जाएगा। शरण किसकी गया? अकबर की। अकबर ने इन्हें पहले क्या किया? जहाजपुर का आधा राज्य दे दिया। यह भी एक सवाल ही पूछा गया था आपके बोर्ड के द्वारा। तो ये जो जहाजपुर की जागीर ने दी गई, बाद में क्या किया? सिरोही जो राज्य है, सिरोही राज्य, ये सिरोही भी इनको दे दिया गया, यानी सिरोही का आधा राज्य इनको मिल गया। पहले जहाजपुर जागीर मिली, फिर सिरोही का आधा राज्य मिल गया। अब क्या किया कि जो सिरोही के राजा थे, सिरोही के राजा ने इसका विरोध किया और आगे चल के एक लड़ाई होगी 1583 ईस्वी में। और 1583 ईस्वी में जो लड़ाई होगी, उस लड़ाई का नाम है दत्तानी का युद्ध। और दत्तानी का युद्ध में जगमाल मारा जाएगा। तो जगमाल की कहानी खत्म। उदय सिंह ने उत्तराधिकारी घोषित किया, धीरबाई का पुत्र था, नाराज हुआ, अकबर की शरण में गया, पहले जहाजपुर जागीर दी गई, फिर सिरोही का आधा राज्य दिया गया और 1583 ईस्वी के दत्तानी के युद्ध में मर गया। अब देखिए, मैं आपको यह समझा रहा था कि महाराणा उदय सिंह का जो विवाह हुआ 1537 ईस्वी में, वे जयवंता बाई के साथ हुआ। जयवंता बाई, और जयवंता बाई कहाँ की थी? पाली की, अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। और जयवंता बाई ने जो कुंभलगढ़ का किला है, कौन सा किला? कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला, इस कुंभलगढ़ के किले में एक महल पड़ता है, बादल महल। क्या पड़ता है? बादल महल। तो बादल महल में महाराणा प्रताप को जन्म दिया। और ये समय था 9 मई 1540 का। कब का समय था? 9 मई 1540 का। यानी महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है 9 मई 1540 में हुआ है। कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। पिता का नाम उदय सिंह है, माँ का नाम जयवंता बाई है, जन्म स्थल बादल महल है, और तिथि की हम बात करें तो 9 मई 1540 है। लेकिन ध्यान रखना, इसने यहाँ पे जो सन की बात नहीं की मेरे दोस्तों, यह इसने संवत की बात की है, या इसने संवत की बात की है। अब इसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, एक होता है सन और एक होता है संवत। सन और संवत। अगर सन की हम बात करें तो 9 मई 1540 ईस्वी का समय है। मेरे दोस्तों, अगर इसको संवत में हम कन्वर्ट करेंगे तो संवत में कन्वर्ट करेंगे तो हम सन में 57 प्लस कर देंगे। सन में 57 प्लस करेंगे तो हमारे पास जो ईस्वी निकल के आएगी वे 1597 ईस्वी निकल के आएगी। 1597 ईस्वी। तो 1597 ईस्वी नहीं, सॉरी, विक्रम संवत। 1540 सन है, सन में हमने 57 प्लस किया तो क्या बन गया? 1597। क्या? विक्रम संवत। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब महीना था, वे ज्येष्ठ का महीना था। ज्येष्ठ के माह शुक्ला तृतीय विक्रम संवत 1597 को जन्म हुआ महाराणा प्रताप का। अगर इसे हमें तिथि में पूछे तो 9 मई 1540। एकदम समझ में आ गया? अब क्या हुआ, आगे हम लोग चलें तो महाराणा प्रताप अपने पिता के साथ बचपन में भील बस्तियों में घूमा करता था। इन भीलों ने प्रताप को कीका कहा था। आप सब जानते हो कि महाराणा उदय सिंह अकबर के आक्रमणों के कारण भागता फिर रहा था। तो ये याद रखें आप लोग कि उदय सिंह के साथ बचपन से ही महाराणा प्रताप पहाड़ों में घूमा करते थे। और जो भील लोग हैं, कौन है भील लोग? वे भील लोग जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसे प्यार से कीका कहते हैं। इसलिए महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका है, क्योंकि भील लोग इन्हें प्यार से कीका कहकर पुकारा करते थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। देखो दोस्तों, समय जरूर लगेगा,
क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को, मैंने क्वेश्चन ही ऐसे बनाए हैं कि एक एक पॉइंट को आपको समझना है, और एक एक पॉइंट को आप समझेंगे तो इतिहास को काफ़ी कुछ जान जाएंगे आप लोग, और अगर पहले से आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चन बना के, छोटे छोटे पॉइंट बना के आप तक पहुंचाऊं और चैनल का व्यूज बढ़ाऊं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट को अधिक से अधिक जानकारी और स्टूडेंट को अधिक से अधिक ज्ञान में वृद्धि कैसे की जाए, और यहाँ से एक समझ और विकसित होगी आपके अंदर कि आपके जो सही कूट वाले क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे आ रहे हैं लेकिन आने के बावजूद हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाए कि वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो आपके क्वेश्चन करने की क्षमता भी आपकी यहाँ विकसित होगी। चलें आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। हल्दी घाटी युद्ध के संबंध में कितने पॉइंट लिखे हुए हैं? 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, और उन चारों पॉइंटों पर ही हमको चर्चा करनी है। पॉइंट नंबर 1, इस युद्ध की मुगल योजना अजमेर के दुर्ग में बनी। युद्ध के लिए मान सिंह को सेनापति एवं आसफ खां को सेना का जनरल नियुक्त किया। बिल्कुल ये बात सही है। पॉइंट नंबर 2, युद्ध के लिए मुगल सेना अजमेर से 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को रवाना हुई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, इस युद्ध की राजपूत योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी और महाराणा प्रताप ने हाकिम खां सूरी को सेनापति और स्वयं को सेना का जनरल नियुक्त किया। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, इस युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध व अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। मेरे मित्रों, पॉइंट नंबर 4 भी सही है। और यदि चारों पॉइंट सही हैं तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? द। ये तो हुई एक सामान्य बात, ये तो हुई एक सामान्य बात। अब समझते हैं इन पॉइंटों की कहानी क्या बनेगी। कहानी को जरूर समझना है मेरे दोस्तों, कहानी को जरूर समझना है, पॉइंटों का हल जरूर समझना है। और शायद मुझे इतना आइडिया है कि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये 120 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, शायद आपके लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सवाल आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन जितने सवाल से आपका सिलेक्शन रेशो रहेगा 60 या 70% जितना भी रहेगा, इतने क्वेश्चनों को आप 120 क्वेश्चन देखने के बाद में आप वहां पेपर को हल कर सकते हैं। और आप जरूर आके देखना यहाँ कि आपको बहुत से क्वेश्चन आपको 120 क्वेश्चन में मिलेगा। इसलिए बराबर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। मेरा यही उद्देश्य है कि इन पॉइंटों से ही हम लोग एग्जाम को हल करें। देखिए, समझने का प्रयास करने आप लोग कि हमारे पास में एक तरफ हम बात करें तो हमारे पास में कुंभलगढ़ का किला है। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग। और एक तरफ हमारे पास में अजमेर दुर्ग है। अजमेर दुर्ग। कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ की हम बात करें तो कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप मतलब राजपूत। और अजमेर में हम बात करें तो हमारे पास में मुगल है। कौन है? मुगल है। बात समझ में आ गई? यानी एक तरफ हमारे पास में महाराणा प्रताप, यानी हमारे पास में हिंदू है, यहां बात करें, और एक हमारे पास इधर कौन है? मुस्लिम है। दो पक्ष हमारे बन गए, हिंदू और मुस्लिम के। महाराणा प्रताप के जो सेनापति हैं, वे सेनापति का नाम आप सब जानते होंगे। क्या नाम है? हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी। ये हाकिम खां सूरी इनके सेनापति हो गए। और मुगलों की हम बात कर रहे हैं तो इनके सेनापति हो गए मान सिंह। कौन हो गए? मान सिंह। क्लियर? अब आप समझें कि महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई। वे युद्ध की योजना कुंभलगढ़ के किले में बनाई और अपना सेनापति हाकिम खां सूरी को नियुक्त किया। अकबर ने युद्ध की योजना बनाई, वे अजमेर के दुर्ग में बनाई। और मान सिंह और आसफ खां, मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में ये योजना बनेगी।
और अकबर मुस्लिम है लेकिन उसका सेनापति मानसिंह हिंदू है। महाराणा प्रताप हिंदू है लेकिन उसका सेनापति हाकिम खां सूरी मुस्लिम है। समझ में आ गया? यानी महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई, वे युद्ध की योजना कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनाई और अपना सेनापति हाकिम खां सूरी को नियुक्त किया और खुद को जनरल नियुक्त किया सेना का। अकबर ने युद्ध की योजना मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में अजमेर के किले में बनाई। मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का सेनापति होगा और आसफ खां क्या होगा? सेना का एक जनरल होगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब देखिए, यहां से अजमेर से ये सेना निकलेगी, अजमेर से ये सेना निकलेगी। कौन सी? मुगल सेना। तो ये मुगल सेना 3 अप्रैल को, दोस्तों कितने अप्रैल को? 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को ये सेना अजमेर के किले से रवाना हुई है। आगे युद्ध होगा, इनको पता नहीं था कि आगे युद्ध का नाम क्या होगा, लेकिन बाद में जाकर जो हल्दी घाटी का युद्ध होगा वे बाद में होगा। 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मुगल सेना मानसिंह के नेतृत्व में अजमेर से रवाना हुई। अब देखिए आप लोग, ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इस युद्ध की मुगल योजना अजमेर के दुर्ग में बनी। युद्ध के लिए मानसिंह को सेनापति और आसफ खां को सेना का जनरल नियुक्त किया। एकदम क्लियर? युद्ध के लिए मुगल सेना अजमेर से 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को रवाना हुई थी। एकदम क्लियर? तीसरा पॉइंट, इस युद्ध की राजपूत योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी और महाराणा प्रताप ने हाकिम खां सूरी को सेनापति और स्वयं को सेना का जनरल नियुक्त किया। तीनों पॉइंटों को मैंने वर्गीकरण दे दिया है। अब हम वर्गीकरण दे रहा हूं आपको पॉइंट नंबर 4 का। देखिए पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, आराम से समझना मेरी बात को। पॉइंट नंबर यदि हम लोग 4 की बात करें, पॉइंट नंबर 4 की हम लोग बात करें, 4 को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है। देखिए पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि आपके ये राजस्थान का जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा राजस्थान का मानचित्र जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत बारीकी से इसको समझना। देखिए कि हमारे पास में यहां मैंने हल्दी घाटी का मैदान लिख दिया, हल्दी घाटी का मैदान, ये मैंने यहां लिख दिया। ये हल्दी घाटी का मैदान वास्तविकता में क्या है? तंग घाटी है। तंग घाटी का मतलब यहां से एक बार में एक आदमी प्रवेश कर सकता है, वो सकड़ी घाटी है। अब हम लोग बात करें तो आप सब जानते हो कि अगर यहां हम लोग पॉइंट की बात करें, यहां इधर, यहां और यहां 2 पॉइंट बनेंगे। थोड़ा मानचित्र में ऊपर तरफ ले रहा हूं, यहां इस घाटी के ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे तो खमनोर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? खमनोर, जहां से आपके बनास नदी का उद्गम होता है। और नीचे की तरफ गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। किसकी पहाड़ियां हैं? गोगुंदा की पहाड़ियां हैं। अब देखिए इतिहासकारों ने इस युद्ध का नाम अलग अलग दिया है। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है कि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी जैसा था, इसलिए ये हल्दी घाटी का युद्ध है। जबकि बदायूनी ने यह कहा है कि यह युद्ध तो गोगुंदा में लड़ा गया था, इसलिए गोगुंदा का युद्ध है। अबुल फजल की हम बात करें, अबुल फजल की हम बात करें तो अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। ये कह रहे हैं कि ये युद्ध खमनोर में लड़ा गया था, तो ये खमनोर का युद्ध कहलाएगा। समझ में आ गया? हल्दी घाटी, इस घाटी का रंग मिट्टी का हल्दी जैसा होने के कारण हल्दी घाटी का युद्ध कहेंगे। इसके ऊपर की तरफ हम लोग बात करेंगे तो खमनोर की पहाड़ियां हैं। खमनोर की पहाड़ियों, अबुल फजल ने कहा कि युद्ध खमनोर में लड़ा गया था, इसलिए खमनोर का युद्ध कहेंगे। बदायूनी ने कहा कि ये युद्ध तो गोगुंदा में लड़ा गया था, इसलिए इसे गोगुंदा का युद्ध कहेंगे। ठीक है, ये स्थल पास पास में इसलिए। अब आपको मेरे दोस्तों, मुझे एक थोड़ा सा डर लग रहा है कि आप लोग क्या करते हो स्टूडेंट, कि कई बार ये भूल जाता है कि गोगुंदा का युद्ध अबुल फजल ने कहा है या खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। आप थोड़ा इसको इस तरीके से ध्यान रखें। गोगुंदा और खमनोर की हम तुलना करें तो खमनोर गोगुंदा से लिखने में बड़ा है,
खमनोर गोगुंदा से लिखने में बड़ा है, और खमनोर बड़ा है तो अबुल फजल भी बड़ा है, और गोगुंदा छोटा है तो बदायूं भी छोटा है। तो पॉइंट नंबर 4 भी एकदम क्लियर हुआ कि इस युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। बिल्कुल राइट, गोगुंदा का युद्ध कहा है, नाम छोटा है इसलिए बदायूं छोटा है। हम बात करें खमनोर, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। बिल्कुल, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि गोगुंदा और खमनोर के बीच में ही ये तंग घाटी थी, जिसे हम लोग हल्दी घाटी कहते हैं। एकदम क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 18। मेरे हिसाब से कोई समस्या आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें, 19 की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पहला जो पॉइंट हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो ये है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और इसका जो पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वे देखिए क्या कह रहा है। राजसमंद जिले में स्थित हल्दी घाटी के मैदान को डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने बादशाह बाग कहा है। देखो मित्रों, ऐसे सवाल हमारी कम जानकारी में होते हैं, और आजकल ऐसे सवाल बहुत एग्जामिनर पूछ रहा है। ध्यान रखना, डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव ने A.L. श्रीवास्तव ने बादशाह बाग कहा है। किसको? हल्दी घाटी के मैदान को। यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 1, हल्दी घाटी के युद्ध में सरदार झाला बीदा, देखिए झाला बीदा भी मिलता है, और जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उनमें झाला मन्ना भी मिला है। झाला बीदा अमूमन किताबों में लिखा मिलता है, झाला मन्ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। झाला बीदा या झाला मन्ना ने राज्य छत्र धारण करके महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकाला था। बिल्कुल सही बात है कि हल्दी घाटी के युद्ध में तब युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर प्रहार किया था, और मानसिंह का एक हाथी हुआ करता था, और उस हाथी का नाम था मर्दाना। मर्दाना हाथी पर मानसिंह सवार था। मर्दाना हाथी पर महाराणा प्रताप ने तलवार का वार किया था, लेकिन मानसिंह बच गए और उसका अंगरक्षक मारा गया। और इसी प्रयास में महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है चेतक घायल हो जाता है। तो झाला बीदा इस दृश्य को देख रहा था, झाला मन्ना इस दृश्य को देख रहा था, तो उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का छत्र शुंभ धारण किया, और महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से बाहर निकाला गया। इसका मतलब पॉइंट नंबर 2 भी सही है। पॉइंट नंबर 3, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि 1 नंबर सही, 2 नंबर सही, 3 नंबर सही, कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को हुआ था। लेकिन यदि हम इसे विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे तो विक्रम संवत में जो हम लोग महीना देखा था वे कौन सा महीना था? ज्येष्ठ का महीना था। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? बैसाख। बैसाख माह शुक्ला तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वे ज्येष्ठ माह में हुआ था। ज्येष्ठ माह की शुक्ला पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 1597 को हुआ था। यहाँ बैसाख महीना नहीं आना चाहिए, ज्येष्ठ का महीना आना चाहिए। इसका मतलब ये 3 नंबर पॉइंट गलत है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 4, कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक युद्ध का स्थल कहा है। सार्वभौमिक युद्ध का स्थल कहा है। मेरे दोस्तों, ये पॉइंट भी सही है। ये जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने इस युद्ध को बादशाह बाग कहा है, इस मैदान को, और कर्नल जेम्स टोड ने आगे जो कुंभलगढ़ का युद्ध होगा उस कुंभलगढ़ के युद्ध को सार्वभौमिक युद्ध का स्थल कहा है। तो 1 नंबर सही, 2 नंबर सही, 3 नंबर गलत और 4 नंबर सही। तो मेरे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? से। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 19 नंबर क्वेश्चन था। आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करें तो 20 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, यह हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमने कोई स्पेशल पॉइंट नहीं लिया है कि उसके संबंध में विचार कीजिए, हमने तो एक कॉमन पॉइंट लिए हैं। तो 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट पर हमको चर्चा करनी है, और जो सही है उस कूट का हम लोगों को चयन करना है। देखिए, बहुत अच्छे सवाल बनेंगे ये। नंबर 1 हम लोग देखते हैं।
3 अप्रैल 1578 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ था। दोस्तों, क्या ये सही है? सही नहीं है, सही नहीं है। यह हम लोगों को 2 पॉइंट पकड़ना है। नंबर 1, 3 अप्रैल 1578, 3 अप्रैल 1578 में लिखा है। और दूसरा पॉइंट है हमारा दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, देखिए ये दोनों आपस में मेल नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? कि दिवेर का जो युद्ध हुआ, ये युद्ध हुआ अक्टूबर के महीने में। कब हुआ? अक्टूबर के महीने में हुआ। और अक्टूबर 1582 में हुआ, 1582 में हुआ। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य युद्ध जरूर हुआ, लेकिन वे युद्ध कौन सा हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ जो महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य हुआ था। हमने क्या लिखा है? दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के काका लगते थे, दिवेर के किलेदार शेरिमा सुल्तान के मध्य हुआ था। इसलिए ये मेल नहीं खा रहा। इसका मतलब गलत है, गलत है। क्योंकि 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति शाहबाज खां के मध्य दिवेर का युद्ध नहीं हुआ था। युद्ध कौन सा हुआ? कुंभलगढ़ का युद्ध। आगे चलें। फिर लिखा है दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था। मेवाड़ का मैराथन कहा था, बिल्कुल सही है। 3 नंबर पॉइंट, महाराणा प्रताप के समय हेमरतन सूरी ने गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई की रचना की थी। दोस्तों, ये सवाल भी सही है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा प्रताप का निधन 57 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 97 ईस्वी को चावंड में हुआ था। बिल्कुल ये बात भी सही है। तो हमारे पास यहाँ सही ऑप्शन जो बनेंगे वे 1 नंबर तो हमारा गलत है, 2 नंबर सही है, कोई डिटेल से चर्चा करने वाली बात नहीं है। महाराणा प्रताप के समय हेमरतन सूरी ने गोरा बादल कथा पद्मनी चौपाई की रचना की थी, ये बात भी सही है। और महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड में हुआ था, ये बात भी बिल्कुल सही है। आपको यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि महाराणा प्रताप का दरबारी कवि, ये सवाल आपसे आने वाले समय में जरूर एग्जामिनर करेगा कि महाराणा प्रताप का दरबारी कवि का नाम क्या था। तो दोस्तों ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि हैं, उनका नाम था चक्रपाणि मिश्र। चक्रपाणि मिश्र। आपसे पूछे कि चक्रपाणि मिश्र मेवाड़ के किस महाराणा के दरबारी कवि थे, तो आप बता देंगे कि चक्रपाणि मिश्र मेवाड़ के जो महाराणा हैं प्रताप, उनके दरबारी कवि हुआ करते थे। तो 20 नंबर क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 21 बढ़िया सवाल है। देखिए, वे निम्नलिखित पर विचार करना है। कोई स्पेशल नाम हमने यहां नहीं दिया है, पॉइंट सीधे देखने हम लोगों को। नंबर 1, मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ आक्रमण पर 3 बार भेजा था। ये सवाल एग्जाम में आ भी चुका है। आरपीएससी ने एक बार सवाल पूछा था कि मुगल बादशाह, फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ आक्रमण पर कितनी बार भेजा था? तो दोस्तों 3 बार सही है। ये कितनी बार भेजा? 3 बार, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का कर्ण के नाम से प्रसिद्ध भामाशाह को महाराणा प्रताप ने रामा महसाणी के स्थान पर मेवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, ये बात भी सही है। मैं डिटेल चर्चा करूंगा, एक बार हम लोग हल कर लेते हैं सवाल को। पॉइंट नंबर 3, महाराणा प्रताप ने अक्टूबर 1582 में
हुए दिवेर का युद्ध में अकबर का काका शेरिमा सुल्तान खां को पराजित किया था। अकबर के काका शेरिमा सुल्तान को पराजित किया था। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध में सैनिकों के भय रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। ये बात भी मेरे दोस्तों सही है। और अगर चारों सही हैं तो हमारा जो सही आंसर होगा वे क्या होगा? द। ये तो सीधा सीधा हम लोगों ने क्वेश्चन को हल किया है। और जो कितने अच्छे फैक्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ, ये आप लोग क्वेश्चन मत समझिए, बहुत कितने आंकड़े आ रहे हैं एक क्वेश्चन के अंदर, आपको 7-8 आंकड़े मिल रहे हैं। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ ये कहानी क्या बनेगी इसकी। नंबर 1, मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ आक्रमण पर 3 बार भेजा था। आपकी जानकारी में होगा कि अकबर ने अपना अभियान मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए या मेवाड़ को अपने अधीन करने के लिए कई सारे अभियान भेजे और उन अभियानों का नेतृत्व अलग अलग व्यक्तियों ने किया। शाहबाज खां भी था, अब रहीम खान भी था, आमिर का जगन्नाथ कछावा भी था। सवाल यह है कि शाहबाज खां कितनी बार मेवाड़ आक्रमण पर आया? तो 3 बार आया। सीधा ध्यान रखना है। मेवाड़ का कर्ण के नाम से प्रसिद्ध। देखिए तब कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? कुंभलगढ़ का युद्ध। तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ तो कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति है, ये आर्थिक स्थिति एकदम बिगड़ चुकी थी। तो उस स्थिति में महाराणा प्रताप को जो दान दिया, वे दान किसने दिया? भामाशाह ने दिया। किसने दिया? भामाशाह ने। ध्यान रखना, ये भामाशाह एक नाम है, मेवाड़ का एक नाम है भामाशाह, जो महाराणा प्रताप को दान दे रहे हैं। मेरे मित्रों, आज भी हमारे समाज में जो दान देते हैं, जो पैसे देते हैं, उन्हें हम भामाशाह कहते हैं। और आपने राजस्थान के आधुनिक इतिहास जो कि यूट्यूब पर वीडियो रिकॉर्ड करके डाले गए हैं, वापिस आपके एक बार पुनः मैं निवेदन कर दूं कि ये पार्ट चल रहा है, ये क्वेश्चन वाली सीरीज है। आपकी जो वीडियो है पार्ट से संबंधित भी तो यूट्यूब चैनल से ही शुरू होंगे। जैसे कोरोना महामारी की एक सामान्य स्थिति होती है तो फिर स्टूडियो जाके वहीं से आपके वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। तो भामाशाह एक नाम है मेवाड़ का, जो महाराणा प्रताप को सबसे पहले दान दे रहा है। उसके बाद में आधुनिक इतिहास आपने पढ़ा है तो उसमें भी हमने बहुत सारे भामाशाहों का नाम लेते हैं। 1857 क्रांति का भामाशाह, ध्यान रखना, 1857 क्रांति का भामाशाह। तो हम किसे कहते हैं? अमरचंद भाटिया को कहते हैं। राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज को कहते हैं। सशस्त्र क्रांति का भामाशाह हम सेठ दामोदर दास राठी को कहते हैं। मूल भामाशाह कहाँ का है? मेवाड़ का है। और इस भामाशाह ने महाराणा प्रताप को दान दिया था। तो महाराणा प्रताप का उस समय एक प्रधानमंत्री होता थे, उनका नाम है रामा महासाहनी। इनके स्थान पर भामाशाह को एक पद दिया गया और भामाशाह को मेवाड़ का क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। तो मेरे दोस्तों, ये अच्छा सवाल आपके लिए हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा प्रताप ने, देखिए दिवेर के युद्ध की हम लोग बात करें तो 3 युद्ध किए हैं यहाँ। नंबर 1, हल्दीघाटी का युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ है हमारा कुंभलगढ़ का युद्ध। और तीसरा युद्ध हुआ है दिवेर का युद्ध। यहाँ हम लोग देखें हल्दीघाटी का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध और दिवेर का युद्ध। हल्दीघाटी में हम लोगों को 2 तिथि मिलती है, 18 जून, 21 जून 1576। कुंभलगढ़ के युद्ध की हम बात करें 3 अप्रैल 1578 ईस्वी। दिवेर के युद्ध की बात करें अक्टूबर 1582। ये 3 युद्ध महाराणा प्रताप ने मुगलों से लड़े थे। कितने युद्ध? 3 युद्ध। अब देखिए हल्दीघाटी का युद्ध में 2 तिथि हमें मिलती हैं,
एक 18 जून और एक 21 जून, दोनों ही अपने आप में सही हैं। आपको दोनों में से एक मिलेगी। अगर दोनों मिलेगी तो आप लोगों को कुछ लिखा हुआ मिलेगा। कैसे लिखा हुआ मिलेगा कि आपसे पूछे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध कब हुआ, तो आप बताएंगे 21 जून को। और आपसे पूछे कि हल्दी घाटी का शिलालेख और डॉक्टर आशीर्वाद श्रीवास्तव, आशीर्वाद श्रीवास्तव, आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार पूछे कि आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार ये युद्ध कब हुआ, तो 18 जून को। तो दोनों तिथि अपने आप में सही हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। तो इसमें मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। कुंभलगढ़ के युद्ध में आप पीछे मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, शाहबाज खां मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था। दिवेर के युद्ध में दिवेर के किलेदार जो कि अकबर का रिश्ते में काका लगता था, शेरिमा सुल्तान, शेरिमा सुल्तान युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। हल्दी घाटी के युद्ध में पूर्णतः तो पराजित नहीं हुए महाराणा प्रताप, लेकिन पराजय मानी जाती है। कुंभलगढ़ के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय हुई। दिवेर के युद्ध में शेरिमा सुल्तान को पूर्ण रूप से पराजित किया और महाराणा प्रताप को यहाँ गौरव प्राप्त हुआ। इसलिए दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, महाराणा प्रताप का सम्मान का प्रतीक, महाराणा प्रताप का गौरव कहते हैं। समझ में आ गए। पॉइंट नंबर 4, मुस्लिम इतिहासकार बदायूनी जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था और इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में जो सैनिकों को जो रक्त बहा था उस रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। तो मेरे दोस्तों लगभग यहाँ अभी टाइम बच रहा है और लूंगा अभी क्लास। यहाँ हम लोग देखें तो 21 नंबर क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया है कि चारों के चारों ऑप्शन हमारे यहाँ सही थे। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। आप लोगों को समझना है, देखिए बहुत बारीकी से समझना है। जरूर मान रहा हूँ कि हम लोगों को, मुझे भी ये रिकॉर्ड करते समय या ये बातें पढ़ाते समय जोर आ रहा है, आपको भी पढ़ते समय जोर आ रहा होगा, लेकिन उसकी हमको चिंता नहीं करनी है। हमारा मतलब है कि सिलेक्शन हम कैसे निकालें। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सिलेक्शन कैसे निकालें, और सिलेक्शन निकालने के लिए हम लोगों को एक रणनीति बनानी ही पड़ेगी और रणनीति के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन 5, 7, 10 जितने भी निकल रहे हैं, ये क्वेश्चन एक एक घंटा ले रहे हैं क्योंकि हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। और आप लोग एग्जाम देने जाएं तो आप लोग एक बार ये जो 120 क्वेश्चन वाली सीरीज है सही कूट वाली, इसको एक बार पढ़ के चले जाएं। मैं आपसे पक्का कह सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि आपके लिए एग्जाम हॉल में बहुत मददगार साबित होगी ये सीरीज आपके लिए। चलिए, पॉइंट लिखा आया है, महाराणा अमर सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी एक नाम दे दिया, महाराणा अमर सिंह प्रथम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 ईस्वी को महाराणा प्रताप की रानी अजबदेव पवार की कोख से हुआ था। अजबदेव पवार की कोख से हुआ था, आप सब जानते होंगे। ये पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। दोस्तों ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा अमर सिंह का शासनकाल 1597 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक रहा था। आपसे पूछ रहा हूं क्या ये सही है? ये सही नहीं है। ये सही इसलिए नहीं है कि ये 1628 ईस्वी है, यहाँ 1620 ईस्वी आना चाहिए। आप शासनकाल को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें सभी राजाओं के, 1620 ईस्वी आना चाहिए। इसका मतलब पॉइंट नंबर 3 हमारा गलत है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा अमर सिंह ने जग मंदिर महल का निर्माण कार्य शुरू किया था। दोस्तों ये भी गलत है। क्यों गलत है? कि जग मंदिर का जो निर्माण कार्य शुरू किया था
वे निर्माण कार्य महाराणा अमर सिंह ने शुरू नहीं किया, महाराणा करण सिंह ने शुरू किया। किसने किया? महाराणा करण सिंह ने शुरू किया था। इसका मतलब पॉइंट नंबर 4 भी गलत है। तो इसमें जो हम लोग बात करें 1 नंबर और 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 पॉइंट सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो बनेगा वे ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा, 1 और 2। अब मैं बात करता हूं विस्तार से कि इनकी कहानी क्या है। देखिए, 1 नंबर पॉइंट की हम लोग बात करें तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि महाराणा प्रताप देखो, ये जो महाराणा अमर सिंह है, महाराणा अमर सिंह, इसे पहले जाएं तो महाराणा उदय सिंह ले लेते हैं। महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह के पत्नी का नाम क्या था? जयवंताबाई। क्लियर? और जयवंताबाई, महाराणा उदय सिंह के जो पुत्र हुए हैं उनका नाम क्या है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप की पत्नी है, उनका नाम है अजबदे पवार। अजबदे पवार। महाराणा उदय सिंह की पत्नी जयवंताबाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब? 9 मई 1540 को। अब महाराणा प्रताप और अजबदे पवार, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम अजबदे पवार, इन दोनों की जो विवाह हुआ वे विवाह 1557 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह अजबदे पवार के साथ कब हुआ? 1557 ईस्वी को। और इसके 2 साल बाद 16 मार्च 1559 ईस्वी, 2 साल बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम क्या है? महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह। तो दोस्तों, महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ? 16 मार्च 1559 ईस्वी को। और हम लोग बात करें कि महाराणा अमर सिंह हैं, महाराणा अमर सिंह के पिता कौन है? महाराणा प्रताप। और दादा कौन है? महाराणा उदय सिंह। महाराणा अमर सिंह की माँ कौन है? अजबदे पवार। और दादी कौन है? जयवंताबाई। एकदम समझ में आ गया? चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, आप सब जानते हो, हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो मेवाड़ को अधीन किया मुगल बादशाह जहांगीर ने किया। और उस समय मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर दोनों के मध्य संधि हुई 5 फरवरी 1615 ईस्वी को, जिसे मेवाड़ मुगल संधि कहते हैं। देखिए, महाराणा अमर सिंह ने यह संधि नहीं चाहते हुए भी संधि की। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने अजमेर से आक्रमण करना शुरू कर दिया और अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि आप मेवाड़ के खेत खलिहानों में आग लगा दीजिए, आप वहां के स्त्रियों की इज्जत को लूट लीजिए, बच्चों को मार दीजिए। तो इन ऐसे अत्याचारों से तंग आके मेवाड़ की जनता के हित में मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने ये संधि की। समझ में आ गया? देखिए, और इस संधि से बताया जाता है कि महाराणा अमर सिंह इतने दुखी हो गए कि जन्म इनका 1559 में हुआ। इनका जो पापा है महाराणा प्रताप, 1597 में उनका निधन हुआ। और 1620 में महाराणा अमर सिंह का निधन हो गया। 1620 में। तो महाराणा अमर सिंह का जो शासनकाल बनेगा वे 1597 से 1620 ईस्वी बनेगा। तब कि अपन ने यहाँ देखें तो गलत लिख रखा है। गलत क्या कर रखा है? 28, ये गलत है। अब देखिए, महाराणा अमर सिंह का निधन हुआ तो इनका पुत्र महाराणा करण सिंह गद्दी पर बैठा। भाई कब बैठेगा? 1620 में। और इनका शासनकाल कब तक रहेगा? 28 तक, 1620 से 1628। और इन्होंने एक निर्माण कार्य शुरू किया था और उस निर्माण कार्य का नाम क्या है? जग मंदिर। क्या नाम है? जग मंदिर का निर्माण कार्य करण सिंह ने शुरू किया था। किसने शुरू किया? करण सिंह ने। लेकिन जग मंदिर का निर्माण जो पूर्ण करवाया वे जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। और इसका जब निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो लगभग इस समय था 1651 ईस्वी का था। तो ध्यान रखना, जग मंदिर जो पिछोला झील में है वे जग मंदिर का निर्माण कार्य अमर सिंह ने शुरू नहीं करवाया। शुरू किसने करवाया?
करण सिंह ने। इसलिए ये दोनों पॉइंट गलत है, 3 नंबर और 4 नंबर। 3 नंबर और 4 नंबर समझ में आ गया गलत क्यों है? क्लियर हुआ? तो ये वीडियो हमारी 1 घंटे की बन चुकी है। मैं चाहता हूं कि 1 घंटे से बड़ा पार्ट हम लोग ना लें। देखिए मित्रों, आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हिम्मत रखें और हौसला रखें और इन क्वेश्चनों का आप लोग सामना करें। आप लोग बोरिंग महसूस ना करें। मैं चाहूं तो आप लोगों से मजाक करना शुरू कर दूं, आप कॉमेडी करना शुरू कर दूं, लेकिन उस कॉमेडी से हमारा फायदा नहीं होगा, उस मजाक से हमारा फायदा नहीं होगा। और मजाक करूंगा तो बहुत से कमेंट आप भी देंगे, तो कमेंट जरूर दिखेंगे। बिल्कुल मजाक नहीं करनी, हमें सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो बच्चा सीरियस होकर पढ़ाई करेगा वे एग्जाम को तोड़ पाएगा। आप जिस युद्ध में लड़ने के लिए जा रहे हो, उस युद्ध में लाखों लोग लड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन विजय प्राप्त करके हजारों में वहां से लौटेंगे। 400-500 सीटों पर एक सीट निकाल के लानी है। आपको अपनी तलवार चलानी है, और तलवार चलानी है तो इतनी तेज चलानी है कि हम लोग सभी से लड़ाई लड़के और हम लोग अकेले वहां से निकल के आ जाएं 400-500 के बीच में से। तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एग्जाम हॉल में जाएं तो सभी प्रकार के हथियार आप लेके जाएं। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। लॉकडाउन में घर हैं, घर से ही सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं कि सही कूट वाले सवाल आप लोग यहाँ देखें। सही कूट वाले सवाल हम देख लेंगे तो फिर मिलान कीजिए, सुमेलित कीजिए वाले सवाल देखेंगे हम लोग। नॉर्मल सवाल आएगा, आप लोग पकड़ जाएंगे, लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे सवाल नहीं पूछ रहा, सही कूट वाले सवाल पूछ रहा है, कथन और कारण वाले सवाल पूछ रहा है, मिलान कीजिए सुमेलित वाला पूछ रहा है, असंगत वाला पूछ रहा है। तो मैंने सभी सीरीज तैयार कर ली हैं, सभी तरीके के सवाल मैं आपको दूंगा। एक सीरीज राजस्थान के मानचित्र में भी दूंगा, और आपके ये क्वेश्चन टाइम बेशक लगता है लेकिन सबके दूंगा, कल्चर के, ज्योग्राफी के, सबके दूंगा आप लोगों को। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो बहुत अच्छी तरीके से इन पे पकड़ बनानी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को इतने मजबूत करके मैं एग्जाम हॉल में भेजूं, सभी हथियार दे के एग्जाम हॉल में भेजूं, जिनकी जरूरत पड़े वे चला के आ जाना, और जो बच जाए उन्हें वापस ले आना। तो ये नीति से हमें काम करना है, और इसके लिए आपका हौसला बहुत जरूरी है। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, 23 नंबर क्वेश्चन से हम लोग लगेंगे, और रोज का आप लोगों तक वीडियो जाएगा। हाँ, पीडीएफ आप रायथान अशोक मीणा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट ले लें, और उस टेलीग्राम को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उसमें टेस्ट पेपर वगैरह बहुत मैं कुछ डालूंगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाएं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राम राम, थैंक यू।